हेलो यार, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका क्लास 8 का एनुअल का पेपर, जो कि 2023-24 सेशन का है बच्चों। इससे आपको क्या अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट भी है वैसे भी। तो शुरू करते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में, जो कि है 12 पार्ट्स में। तो पहला है आपका इसमें, जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों या जीवाश्मों से होता है। फॉसल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉसल्स। तो ये क्या है बच्चों, आपका ट्रू है। फिर इसका दूसरा भाग बच्चों, ध्वनि निर्वात में सरलता से गमन कर सकती है। साउंड कैन इजीली ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो ये फॉल्स या असत्य है बच्चों आपका। फिर है आपका तीसरा भाग, गेहूँ एक खरीफ फसल है। वीट आर पार्ट ऑफ खरीफ फसल। तो ये क्या है बच्चों आपका, असत्य या फॉल्स है बच्चों आपका। ठीक है। फिर इसका चौथा भाग बच्चों, हम वायुमंडलीय दाब के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, यानी वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपका सत्य या ट्रू है बच्चों। फिर आपका इसका पांचवा भाग, डैश का उपयोग रेलगाड़ी को चलाने के लिए इंजन में भाप बनाने के लिए होता था। डैश वाज यूज्ड इन रेलवेज इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। तो एक टाइम था जब कोयले का यूज़ होता था, जिसे हम कोल कहते हैं बच्चों। ठीक है। फिर आपका इसका छठा भाग, ध्वनि का संचरण गैस, द्रव्य या डैश में होता है। साउंड कैन प्रोपगेट इन ए गैस, ए लिक्विड एंड ए सॉलिड, जिसे हम ठोस कहते हैं बच्चों। फिर है आपका सातवां भाग, निषेचित अंडे को डैश भी कहा जाता है। फर्टिलाइज्ड एग इज ऑल्सो नोन एज। तो उसे क्या कहते हैं, जाइगोट। फिर है जुलाई में डैश के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है, यानी इन प्लगिंग डैश इज यूज्ड फॉर सेव लेबर एंड टाइम। तो ये जुलाई नहीं बच्चों, जब आपके फसल के बहुत सारे उपयोग होते हैं उसमें कल्टीवेटर का इस्तेमाल होता है, उसके लिए दिया गया बच्चों ये। फिर आपका इसका नौवां भाग बच्चों, डिफाइन फर्मेंटेशन, किण्वन को परिभाषित कीजिए। तो शुगर का अल्कोहल में बदलना ईस्ट के द्वारा आपका किण्वन कहलाता है या फर्मेंटेशन कहलाता है बच्चों। फिर है इसका 10वां भाग, दो धातुओं के नाम लिखिए जो विद्युत के चालक हैं। नेम 2 मेटल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप एल्यूमिनियम, कॉपर के नाम लिख सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से इस्तेमाल भी होते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों आपका, यदि एक अपतित कोण 30 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो यानी कि यदि एक अपतित कोण 30 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 30 डिग्री का हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का होगा। तो वो भी बच्चों कितने का होगा, 30 डिग्री का ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर आपका 12वां भाग, राइट टू एनिमल्स हु प्रोड्यूस बाय इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो कोई भी दो नाम लिख सकते हैं, हॉर्स हो गया, लायन हो गया आपका। ठीक है, कोई दो नाम आप लिख सकते हैं। फिर आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है। पहले है कोयला गैस किस प्रकार प्राप्त होती है, इसका एक उपयोग बताइए। हाउ कोल गैस इज ऑब्टेन, मेंशन इट्स 1 यूजेस। तो कोल जो गैस है वो ऑब्टेन होती है जब प्रोसेस किया जाता है कोल को, ताकि कोक को हमें मिल सके। और इसका इस्तेमाल होता है कहाँ पे, इंडस्ट्रीज जो उस प्लांट के नियर बाई, कोल प्रोसेसिंग प्लांट में के नियर बाई इंडस्ट्रीज है, उसमें फ्यूल के तौर पे होता है बच्चों। ठीक है। फिर है 4 ऐसे पदार्थों के नाम बताइए जो कोलतार से बनाए जाते हैं। नेम 4 प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम दी कोलतार। तो सिंथेटिक डाई हो गया, पेंट हो गया बच्चों आपका, परफ्यूम हो गया, ड्रग्स हो गया। ड्रग्स यानी दवाइयाँ जिसे बोलते हैं बच्चों। तो ये सारे के सारे आपके कोलतार से कहीं ना कहीं बनाए जाते हैं। फिर है इसका क्वेश्चन नंबर 3, श्रव्य एवं अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। नेम व्हाट आर ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तो ऑडिबल साउंड कौन सी होती है, जो श्रव्य ध्वनि कौन सी होती है, जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, ह्यूमन्स द्वारा सुनी जा सकती है, उसे हम श्रव्य या ऑडिबल कहते हैं।
और जो ध्वनि सुनी नहीं जा सकती है उसे हम अश्रव्य या इनऑडिबल कहते हैं। सिंपल वे में अगर समझना चाहें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि हम सुन सकते हैं। इससे नीचे हो या इससे ऊपर हो तो वो हमारे लिए कौन सी बन जाती है, इनऑडिबल साउंड। और ये जो ब्रैकेट में है वो कहलाती है आपका ऑडिबल या श्रव्य ध्वनि। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या विद्युत लेपन हमारे लिए उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजफुल फॉर अस। तो बेसिकली क्या करता है, ये किसी भी वस्तु को क्या करता है या ऑब्जेक्ट को सुंदर बनाता है और उसे जंग से बचाता है, रस्ट से बचाता है। तो इसलिए हमारे लिए ये यूजफुल है बच्चों। इसका अथवा वाला भाग क्या कहता है बच्चों, अथवा वाला भाग कहता है क्या शुद्ध जल विद्युत का संचालन करता है, स्पष्ट कीजिए। डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो प्योर वाटर क्या होगा, उसमें कोई भी फ्री आयन नहीं होगा, तो इसलिए वो क्या होगा आपका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अंड प्रजक जंतु किसे किन्हीं कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। व्हाट आर ओविपेरस एनिमल्स, गिव 2 एग्जांपल। तो एग लाइंग एनिमल्स यानी जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। और इनके उदाहरण आपका हैन हो गया, स्पैरो हो गया, फिश हो गया, बर्ड्स बेसिकली। ठीक है बच्चों, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़े उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर है लैंगिक जनन करने वाले 4 जीवों के नाम बताइए। नेम 4 ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें कोई भी आप प्लांट और एनिमल के नाम बता सकते हैं जो आपको लगे कि एग्जाम्पल में सही है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका संपर्क बल का उदाहरण, संपर्क बल को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स विद एग्जाम्पल। तो जो भी फोर्स 2 ऑब्जेक्ट या 2 वस्तुओं के बीच में कॉन्टैक्ट बना करके काम करती हुई या फोर्स एक्ट करेगी उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। सबसे आसान है आपका फ्रिक्शनल फोर्स जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। दूसरा है आपका मस्कुलर फोर्स या पेशीय बल। ठीक है बच्चों, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ए है आपका सीएनजी का पूरा नाम। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है बच्चों, दूसरा है आपका सीएनजी के कोई 2 लाभ, एडवांटेजेस। तो ये आपका क्या है, लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है जो कि आपका पूरे दिल्ली में इस्तेमाल हो रहा है, अब सब जगह इस्तेमाल हो रहा है। और इसे डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है बिना किसी अल्ट्रा प्रोसेसिंग के। फिर इसका अथवा वाला भाग है बच्चों। पहला भाग है आपका पेट्रोलियम प्रकृति में कैसे बना था, यानी हाउ वाज पेट्रोलियम मेड इन नेचर। तो पेट्रोलियम क्या है बच्चों, बेसिकली ये पेट्रोलियम आपका फॉसिल फ्यूल है। तो ये कैसे बना था, जब सी बेड यानी समुद्र के तल पे कई सारे जीव जंतु जो मर गए थे, सड़ गए थे, गल गए थे, उन पे प्रेशर और काफ़ी तेज़ टेम्परेचर पड़ा तो उनका कन्वर्जन शुरू हुआ, उनकी पूरे बॉडी का कन्वर्जन शुरू हुआ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। इस तरीके से हमारा क्या बना, पेट्रोलियम नेचर में हमारा बना। फिर आता है इसके 2 उत्पाद या 2 प्रोडक्ट जो इसके हैं, तो हम यूज़ करते हैं बच्चों आपका डीजल और पेट्रोल, जो मेनली हम यूज़ करते हैं। तो इन दोनों का ही नाम लिख दीजिए आप, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है, हाउ डू ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड। तो ह्यूमन जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, वॉइस बॉक्स या लेनिक्स से प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें अपर पार्ट जो है विंड पाइप का क्या करता है, स्ट्रेच करता है और उससे आवाज़ आती है। अब इसमें भी फोर्स का एक्शन रहता है, क्योंकि फोर्स क्या करती है, नीचे से जो लंग्स है आपके, उससे फोर्स जो आपकी स्लिट होती है, यानी कि जो उस पर ढक्कन होता है उस तक आती है और फिर वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर है ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारक क्या हैं, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो इसमें कई सारे कारण हैं, जैसे कि आपका लाउड स्पीकर्स का चलना, पटाखों का जलना, अगर कहीं जो है बम फूट रहे हैं तो उसका धमाका हो गया। फिर आपका तेज़ आवाज़ में गाने सुनना। दूसरा, फैक्ट्रीज़ में जो पॉल्यूशन होता है, यानी कि साउंड जो इंजन की प्रोड्यूस होती है वहाँ पे, उसकी वजह से। व्हीकल्स जो चल रहे हैं उसकी वजह से। तो आप कई सारे जोन से आपको अच्छे लगते हैं उसमें वो लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के 3 गुण लिखिए। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो वो कैसा होगा, इरेक्ट या सीधा होगा, सेम साइज का होगा यानी उसका आकार समान होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है,
ये आप 3 गुण लिख सकते हैं बच्चों। फिर है 11वां, 11वें का ए वाला भाग है आपका, दाब को परिभाषित कीजिए, सूत्र भी लिखिए। डिफाइन प्रेशर, राइट इट्स फॉर्मूला। तो दाब या प्रेशर क्या है, P बराबर F/A, यानी प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, दाब क्या है, किसी एक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, और सूत्र भी यही है बच्चों इसका। फिर है इसका बी भाग बच्चों। अब ये क्या कहता है, क्या द्रव और गैस भी दाब डालते हैं, डू लिक्विड एंड गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। तो इसका आंसर है बच्चों यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है आपका सेक्शन सी में बच्चों। तो जरा इसे ध्यान से कर लेते हैं बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज है आपका साधारण नमक। तो साधारण नमक का उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों, मीट और फिश को प्रिजर्व करने में कह सकते हैं। फिर आपका शुगर, शुगर जो इस्तेमाल होता है बच्चों आपका जैम्स और जेली में इस्तेमाल होता है। फिर आपका विनेगर, विनेगर का इस्तेमाल हम कहते हैं पीकल में, कॉमर्शियल जो पीकल बनते हैं उसमें सॉल्ट का इस्तेमाल ना होकर के विनेगर का इस्तेमाल होता है बच्चों, जिसे हम सिरका कहते हैं। यहाँ भी लगा लेते हैं। ये हो गया मांस मछली आपका, चीनी का हो गया आपका जैम और जेली, सिरके का हो गया आपका अचार। फिर आपका आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, और यहाँ पे लिखा है टेट्रासाइक्लिन, तो ये भी एंटीबायोटिक है। ठीक है बच्चों। फिर वायरस हो गया, वायरस से बीमारी होती है एड्स। ठीक है। फिर है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया कराता है। ठीक है बच्चों। चलिए अब आपका दिया हुआ है रेखांकित शब्दों को सही करके कथन को पुनः लिखिए। ये आपका क्वेश्चन जो था मॉर्निंग शिफ्ट में ऐसा ही आया था, और इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको आज अभी भी देखने को मिला है इवनिंग शिफ्ट में भी। ठीक है ना बच्चों। तो अब जरा इसे देख लेते हैं। ये क्या कहता है, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनमें लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिजैविक उत्पन्न करता है। यानी व्हेन ए डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेडर। तो एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी। ठीक है। फिर इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। जुकाम एक अचरणीय रोग है, कॉमन कोल्ड इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो ये क्या है, कम्युनिकेबल संचरणीय रोग है बच्चों। फिर आपका इसका तीसरा भाग, गेहूं की रस्ट जीवाणु से होने वाला रोग है, रस्ट ऑफ व्हीट डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया नहीं, ये फंगी या कवक से होता है बच्चों, फंगी या कवक से होता है बच्चों। फिर है मलेरिया कुत्ते के काटने से होता है। तो मलेरिया इज स्प्रेड बाय डॉग बाइट। तो ये कुत्ते से नहीं, मॉस्किटो से होता है, जिसे हम मच्छर कहते हैं बच्चों। फिर है इसका पांचवा भाग, पैस्चरीकरण के में दूध को 40 डिग्री पर गर्म करते हैं। ड्यूरिंग पैस्चराइजेशन द मिल्क इज हीटेड अबाउट 40 डिग्री। तो 40 नहीं 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है बच्चों। फिर आपका छठा भाग बच्चों, चिकन पॉक्स जीवाणु में होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये वायरस या जीवाणु से होता है बच्चों। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियों एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। इस विविधता के बावजूद मौजूदा तौर पर मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो यानी क्या कहता है, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कंडीशंस है, लेकिन फिर भी हम ब्रॉडली 2 क्रॉपिंग पैटर्न्स को फील करते हैं या फिर 2 क्रॉपिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें कौन सा खरीफ की फसल है बच्चों। तो वो खरीफ की फसल कौन सी है बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे तो वो है सरसों। यानी विच वन इज़ नॉट ए खरीफ फसल, तो वो है आपकी मस्टर्ड या सरसों है बच्चों। फिर है रबी की फसलें बोई जाती हैं। रबी की जो फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं बच्चों, तो वो अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, अक्टूबर टू मार्च बोई जाती हैं। फिर आपका तीसरा भाग बच्चों, कौन सा कृषि का चरण नहीं है। इनमें से कौन सा कृषि का चरण नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें बरसात की अगर बात करें तो ये कृषि का चरण नहीं होता है बच्चों। फिर इसका अथवा वाला भाग, तीसरा भाग बच्चों, खाद्य एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि प्राप्त होता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ।
तो मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि कहाँ से मिलता है, पौधों के अवशिष्ट यानी प्लांट वेस्ट और जंतु अपशिष्ट यानी एनिमल वेस्ट, दोनों से मिलता है। तो ए और बी इसका आंसर हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों आपका। तो यहाँ पे कंपास नीडल की बात हो रही है बच्चों, जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या कर रही है, पॉइंट करती है। और अगर हम इसे क्लोज सर्किट पाथ पे यानी कि किसी विद्युत परिपथ के करीब ले जाते हैं तो ये क्या है, चुंबकीय प्रभाव के कारण विक्षेपित या डिफ्लेक्ट होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों आपके। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है, यानी विच इक्विपमेंट यूजेस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो ये काम करती है, विद्युत मोटर जिसे कहते हैं बच्चों। फिर है फ्यूज तार होता है, यानी फ्यूज वायर क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का, जिसका निम्न गलनांक हो बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, घर में एमसीबी का उपयोग किया जाता है। एमसीबी इज यूज्ड इन हाउस टू ब्रेक द सर्किट, ठीक है, परिपत्र को तोड़ने के लिए। फिर इसका अथवा वाला तीसरा भाग है बच्चों, कंपास की सुई इंगित करती है। तो कंपास की सुई किस जगह इंगित करती है बच्चों, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, यानी उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, स्पेरिकल मिरर या गोली दर्पण के से बनने वाले डिफरेंट नेचर ऑफ और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के प्रकृति आकार में जो इमेजेस बनती है उनके बारे में बात करता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। तो वो बनाता है आपका कॉन्वेक्स। तो वो कौन बनाता है बच्चों, आपका उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर बच्चों आपका। फिर इसका दूसरा भाग बच्चों, वाहनों के पीछे दिखने वाले हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज ए रियर व्यू मिरर। तो वो भी कॉन्वेक्स मिरर ही है बच्चों आपका, जो इस्तेमाल होता है, उत्तल दर्पण जिसे कहते हैं बच्चों। फिर इसका तीसरा भाग है बच्चों, दंत चिकित्सक मरीज को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिनिंग पेशेंट। तो वो है आपका अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। इसका तीसरा भाग है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो रियल इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका आंसर होगा बच्चों आपका बोथ ए और बी दोनों, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ आपका पेपर था और इसके आंसर्स थे जो कि आपके इवनिंग शिफ्ट के क्लास 8 के पेपर में 2023-24 के लिए आपके थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए और आपके मार्क्स कितने स्कोर होंगे बच्चों। तो बच्चों ये यहाँ होती है आपकी वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।